गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी के परिवार में सब लोग खुशहाल होंगे, ठीक ठाक होंगे, और कोई ठीक नहीं है तो भगवान से दुआ करती हूँ कि वो लोग जल्दी ही ठीक हो जाएं। बीमारी बहुत ज़्यादा भी है, जमी हुई है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और अपने घर वालों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिना काम के बिल्कुल बाहर ना निकले, क्योंकि अब कोई ऐसी ज़रूरत तो है नहीं, ना मार्केट्स खुले हैं, ना ही कहीं आना ना कहीं जाना। तो कोशिश करो कि अपना मैक्सिमम टाइम अपने छोटे एरिया में स्पेंड करो, अपने घर के अंदर, क्योंकि जितना हवा में ज़्यादा घूमेंगे उतना बीमारी के साथ कांटेक्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ दिनों की बात है, वैक्सीनेशन बहुत स्पीड से हो रहा है, और वैक्सीनेशन के बाद अगर बीमारी हो भी जाती है ना, तो भयानक रूप, उतना विकराल रूप नहीं लेगी। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक अपनी केयर करनी है। और वैक्सीनेशन के बाद भी, जैसे डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि कई दिन तक तो सोशल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। परसों सुनील सर ने वैक्सीनेशन लगवा ली और कल परिमल सर ने वैक्सीन लगवा ली। तो अब 2-3 दिन तक उनकी क्लासेस नहीं रखे हैं, क्योंकि यहाँ भी जैसे बाहर भी टेक्निकल टीम है, हमारी आवाजाही है, तो वो जब वैक्सीन लगाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है, आपके घर में अगर पेरेंट्स लगवाएं, चाचा चाची कोई भी लगवाए, कि कुछ दिनों के लिए सोशल कांटेक्ट से बिल्कुल बच के रहें। क्योंकि सोशल कांटेक्ट में आने से क्या होगा, जब वैक्सीन लगती है ना, तो शरीर में, वैक्सीन में आप सब जानते हैं, छोटे छोटे वायरस ही डाले जाते हैं। वो वायरस आधे मरी टाइप की स्टेज में होते हैं, तो बहुत एक्टिव तो नहीं होते, पर जब वो शरीर के अंदर जाते हैं तो आप ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ तो रिएक्शन वो देंगे, और उस रिएक्शन में इंसान को बुखार हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, किसी किसी की बॉडी में ज्यादा भी होता है, बॉडी में पेन रहेगा, जहाँ वैक्सीन लगवाई है उस जगह पे दर्द रहेगा। ये 4-5 दिन, मतलब हफ्ते भर के लक्षण हैं। हफ्ते भर में इंसान फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो उस हफ्ते भर में अगर आपके घर में भी किसी को वैक्सीन लगती है तो कॉन्शियस रहना, बहुत ज्यादा ऐसा ना हो 10 लोगों के बीच में घूम रहे हैं, बैठे हैं, वो गलत है। अपने तक सीमित रहें, जितना हो सके उतना बच्चों के या बाकी लोगों के कांटेक्ट में ना आए। थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। पूरा भारत इससे निकल आएगा अगर हम थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे। तो 1 महीने 28 दिन से लेके फिर मेरे ख्याल 42 दिन के बीच में दूसरी वैक्सीन लगवानी है, और उसमें भी फिर 1 हफ्ते का ऐसा ब्रेक लेना चाहिए। सोशल बहुत ज्यादा आप लोग बातचीत ना करें, मिले ना किसी से, क्योंकि सबको लगवा लेनी चाहिए। कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास आए कि मैम लगवाएं ना लगवाएं। देखो, अब इस बात में पढ़े लिखे लोगों को समझने की जरूरत है। पीछे बहुत सारे केसेस थे कि लोग लगवा के ये सुनने में मर गए या कोई रिएक्शन हो गया, तो ऐसा हुआ था कुछ लोगों के साथ। जिन लोगों की बॉडी नॉर्मल है ना, जिनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, अगर शुगर है बहुत ज्यादा हाई, तो ये वैक्सीन नुकसान करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि इस वैक्सीन का जो सबसे बड़ा ये मान लो कि इसका टारगेट है ना, वो शुगर के मरीज हैं। आप जहां भी देखो, जिनको शुगर ज्यादा था उन लोगों को सबसे पहले लपेटे में आए वो लोग। परिवार में बाकी लोग ठीक है, लेकिन शुगर अगर ज्यादा है तो उस इंसान को पकड़ लेगा। तो पहली प्रायोरिटी ये रखना अपने घर में आप लोग, क्योंकि सब लोग जवान हैं, अब आप ही के पेरेंट्स हैं जो इस ग्रुप में आएंगे कि जिनको अब लगेंगे, और आप लोग भी हैं। तो पहली चीज ये है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है, ये चीज पता होनी चाहिए। और शुगर किसी भी नॉर्मल आदमी को हो सकती है। शुगर ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे 50 के बाद ही होगी, आजकल तो 6-6, 5-5, 4-4 साल के बच्चों को शुगर होने लग गई है। तो शुगर से पहली चीज तो ये है कि अगर आपको पता है कि किसी को शुगर है, तो उस शुगर वाले आदमी को पहले शुगर कंट्रोल करनी है, तब दवाई लेनी है। अगर बिना शुगर कंट्रोल किए दवाई ले ली तो दवाई 100% नुकसान करेगी। जो ठीक ठाक लोग हैं, जो वो दवाई लें हफ्ते भर के लिए, वो भी कोशिश करें कि बहुत ज्यादा हेक्टिक अपना शेड्यूल ना रखें, जाके लोगों के बीच में ना बैठें, क्योंकि उसका शरीर अपना जो होता है ना, वो बीमारी से लड़ रहा है। तो जब शरीर बीमारी से लड़ रहा होता है तो शरीर कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। उस टाइम में अगर हवा में तैरते हुए कीटाणु उसकी बॉडी पे अटैक करेंगे तो शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा और बीमारी जल्दी पकड़ जाएगा, कोई और भी। इसीलिए 2-4 दिन डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा आइसोलेशन में रहना अच्छी बात है। और ये एक चक्र है। हम इंडियंस की समझ में ये आ गई बात, हम जितना अपनी अपनी केयर कर लेंगे ना, उतना सबकी केयर अपने आप हो जाएगी। तो जिनको भी वैक्सीन लगती जाए आपकी जानकारी में, उनको भी आप ये बताएं कि बहुत ज्यादा बाहर नहीं घूमना, खाने पीने का ध्यान रखना, डाइट अच्छी लेना। आधे तो इतने मूर्ख है ना, खाना ही छोड़ देंगे। अगर बुखार आता भी है तो भी आपको प्रॉपर खाना खाना है। आपको ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी 2-3 दिन तक, क्योंकि शरीर जो है ना, वो गर्माहट की डिमांड करेगा। आपका शरीर जब दवाई लगवाने के बाद आप इंजेक्शन लगवाएंगे, वैक्सीनेशन, थोड़ी सी गर्माहट अपने आप शरीर में जिस रात लगेगा ना, जैसे जिस दिन लगेगा उसी रात में हल्का सा बुखार होगा। और बुखार होना ये इंडिकेशन है कि आपका शरीर, वो जो डाले गए हैं आपके शरीर के अंदर वायरस, उनसे फाइट कर रहा है, उनसे लड़ रहा है। और ये शरीर के ना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब शरीर में कोई भी गड़बड़ होती है तो शरीर अपने टेम्परेचर को बढ़ा के उस गड़बड़ को, अंदर टेम्परेचर को इतना बढ़ा लेता है, शरीर के अंदर का खून, सेल सब कुछ गर्म हो जाते हैं, ताकि वो बाहर का वायरस उस गर्मी में मर जाए। तो बुखार होना कोई बीमारी नहीं होती। बुखार
बेसिकली इंसान का बाहर की जो बीमारी है उनसे लड़ने का एक मैकेनिज्म है। ये गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है। हम सोचते हैं बुखार हो गया मतलब बीमार हो गया, नहीं। बुखार एक इंडिकेशन है कि आपके शरीर में कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक कर रहा है और आपका शरीर उससे लड़ने के लिए अपने आप को गर्माहट दे रहा है। इसी को हम बुखार कहते हैं। जैसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं जब ये वैक्सीन लगवाते हैं कि अगर आपको ज्यादा बुखार हो तो आप पैरासीटामोल खा लीजिएगा, वो ज्यादा की कंडीशन ना आए तो बेशक मत खाइएगा, क्योंकि शरीर लड़ रहा है इसीलिए वो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर हो जाता है तो फिर गोली खा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में ना पूरे शरीर में जो खून है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो फ्लो है वो नसों में ज्यादा स्पीड से होगा, और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो कोई नस भी फट सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर ठीक नहीं होता। अगर नॉर्मल बुखार है तो कोई नहीं, वो अपने आप 1-2 दिन में, 3-4 दिन में नॉर्मल उस पे आ जाएगा। ठीक है, तो वैक्सीन सबको लगवानी है। कई लोग मैसेज करते वैक्सीन लगवाना है, सबको लगवानी है। रजिस्ट्रेशन से लगेगी, आपका आधार कार्ड वहां चेक किया जाएगा। तो सब लोग जब जब पॉसिबल हो रजिस्टर करा लो। एक साथ पूरा परिवार वैक्सीन मत लगवाना, क्योंकि अगर एक की तबीयत खराब होती है तो उसको संभालने वाले घर पे और लोग होने चाहिए। पता चला सारे जाके एक साथ लगवा के आ गए, सारे ही लेट गए, क्योंकि 3-4 दिन का रेस्ट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए शरीर को, और ज्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं आना। तो एक एक करके अपना, जैसे एक ने लगवा लिया, मान लीजिए पिताजी ने लगवा ली, तो पिताजी के बाद 5-7 दिन के बाद माँ इंजेक्शन लगवाने जाए माँ को लेके, ताकि पिताजी तब तक उभर चुके हो। शरीर का एक मैकेनिज्म है, उसको वापस आने में टाइम लगेगा, 5-7 दिन लग जाएंगे। ठीक है, शुगर लेवल अगर आपके पेरेंट्स का बहुत हाई है तो नहीं लगवानी आपको वैक्सीन, उनका शुगर पहले कंट्रोल करना है। जब शुगर नॉर्मल रेंज में आएगा तब वैक्सीन काम करेगी। ये वैक्सीन सबसे बड़ी दुश्मन है जो शुगर पेशेंट है उनकी, इसलिए पहली प्रायोरिटी पर देखना। लाइफ से कीमती कुछ भी नहीं है, तो ये पता होना चाहिए कि किन कंडीशंस में इंजेक्शन नहीं लगवाना। ये जो बहुत सारे लोगों के साथ गड़बड़ हो रही है ना, इसके कहीं ना कहीं कारण है। कोई इस तरह की बीमारी जो अननोन थे वो उनको पता ही नहीं थी, और ये बीमारियां किसी के भी शरीर में हो सकती हैं, पता नहीं होता, चेहरे पे नहीं लिखा होता। जब शरीर जवान होता है बता नहीं पाता, जब बुढ़ापे की तरफ जाएगा तब पता चलेगा कि तो 20 साल पुरानी बीमारी है, लगी हुई थी शरीर को, पता ही नहीं था। तो शुगर सबसे बड़ी दिक्कत है आज के दौर में। ठीक है, चलिए, तो सब लोगों का भला हो, सब लोग अपना जो है टाइमली रजिस्ट्रेशन जब जब मौका मिले ना तब करवा के अपना, और एक एक करके वैक्सीन लगवाते रहो। वैक्सीन से फायदा ये होगा कि अगर इसकी 3rd स्ट्रेन भी आती है तो जो लपेटे में आएंगे ना वो मरने की कंडीशन तक नहीं जाएंगे, ना उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जैसे कितने लोग हैं ना जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा। आज मैं पढ़ रही थी, एक वो आई राहुल वोहरा था लड़का, बहुत जवान, 35 साल का। अभी मैं पढ़ ही रही थी, अभी 1-1.5 घंटा पहले, मैंने सर को भी दिखाया। वो इतने बढ़िया यूट्यूबर था, बहुत अच्छे मुद्दे उठाता था लड़का, जवान लड़का, 35 साल की उम्र कितनी होती है, और बहुत बढ़िया मुद्दे जो सोसाइटी से जुड़े थे, जैसे जिन पे बात करने से हम थोड़ा पीछे हटते हैं या अवॉइड करते हैं, वो प्रॉब्लम्स वो लड़का हमेशा लेके आया। और आज सुबह पता चला कि 8 तारीख को, आज मेरे ख्याल 9 या 10 ही तो है, 8 तारीख को उसको वो दिल्ली में राजीव गांधी हॉस्पिटल है ना, मल्टी स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल जो बेसिकली इसका कोविड सेंटर बना रखा है, यहाँ एडमिट था, केयर नहीं मिली, यहाँ से निकाल के द्वारका के आयुष्मान में ले गए। मेरी मदर भी आयुष्मान में रही थी 14 दिन आईसीयू में, बहुत बढ़िया डॉक्टर्स ने केयर दी थी उस टाइम पर। अब मुझे नहीं पता कैसी हालत है, अब तो इतना बुरा हाल है ना कि डॉक्टर्स भी क्या करें, इतनी बहुतायत हो गई है लोगों की। आयुष्मान में गए लेकिन डॉक्टर्स बचा नहीं पाए, और परसों थी शायद 8 तारीख या कल जब भी थी, वो एक्सपायर हो गए। इतना यंग लड़का, इतना एनर्जेटिक, पीछे उसने वीडियोस ही बनाई थी कोरोना के ऊपर। मतलब आप ये देखिए 35 साल की उम्र ही क्या होती है, शरीर में पूरी ताकत होती है बीमारियों से लड़ने की, लेकिन वो चल बसा लड़का, इतना जवान, इतना खूबसूरत लड़का कि पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी चीजें करता अब समाज में रहता तो, लेकिन चला गया। तो इन सबको सुन के लगता है कि नहीं, टाइमली अगर मौका मिल रहा है ना तो वैक्सीन लगवा लो। जो 18 से ऊपर हैं सब लोग रजिस्ट्रेशन करा के, रजिस्ट्रेशन में आपके पास खुद कॉल आएगी जो आपका नंबर आएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन भरे हुए चल रहे हैं तो फिर ट्राई करो, कल परसों जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। वैक्सीन का फायदा ये होगा, 2 डोज पूरी ले लोगे ना, उसके बाद अगर बीमारी लग भी गई तो मर नहीं सकेंगे। इतना रहेगा कि ठीक है, खांसी जुकाम बुखार ये नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं भैया ठीक है फ्लू हो गया या वायरल इन्फेक्शन है, ये जो हालत है ना कि मर गया कोई 35 का, कोई 28 का, कोई 30 का, कोई 32 का, इससे निकल जाएंगे। और देश का इतना बड़ा तबका, आप ये देखो आपके देश में मेरे ख्याल लगभग 60% लोग हैं जो इस ग्रुप के हैं, 18 से लेके और 45-50 तक के। तो ये तो मेन कमाने की उम्र होती है ना, इसी टाइम तो इंसान सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे प्रोडक्टिव होता है देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। 70 से ऊपर का इंसान चला जाता है, दुख होता है, लेकिन 70 वाला घर में कमा नहीं रहा था,
तो सबसे ज्यादा जो कमाई की उम्र होती है, जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं पेरेंट्स, 35 साल का ये राहुल वोहरा जो था, इसके पिताजी अब लगा लीजिए आप लगभग 65-70 साल के होंगे, तो अब तो उनको बेटे की जरूरत पड़नी थी और चल बसा। तो ये जो उम्र है ना, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम पूरा परिवार बिखर जाता है अगर घर में एक किसी को कुछ हो जाए। तो अपनी केयर कीजिए सब लोग जो इस उम्र के हैं ना, 18 से और 45 के बीच में, अपनी अपनी केयर करो, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समाजवादी राज्य, ये पढ़ा था ना, और मैंने बताया था समाजवाद का टर्म आपके मौलिक संविधान में नहीं था, इसलिए आपकी सरकार कभी भी कह देगी कि हम तो समाजवाद का शब्द हटाएंगे क्योंकि ओरिजिनल में तो ये नहीं था। ये 2 शब्द 5 में से 5 शब्द याद हैं, प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतंत्र, समाजवादी, गणराज्य और एक क्या था, धर्मनिरपेक्ष, जिनमें से 5 में से 2 शब्द बाद में आए, धर्मनिरपेक्ष वाला और समाजवाद वाला। तो ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था। ठीक है, इसके बाद देखो है ना, अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार इसको अपनाएंगे। तो अब अगर मान लीजिए मोदी सरकार कह दे कि हम नहीं अपनाएंगे समाजवाद को, तो ना आप कुछ बोल पाएंगे ना मैं, क्योंकि वो दलील देंगे कि मूल संविधान में भी तो नहीं था। जब अंबेडकर जी को जरूरत नहीं लगी, जब गांधी को जरूरत नहीं लगी, तो हम भी हटा दें और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी बाद की कल्पनाएं हैं आपकी। चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है, सिर्फ रीड करूंगी समझ में आ जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, 3 वर्ड्स, ये 3 ओरिजिनल हैं क्योंकि ये ऐड नहीं किए। प्रभुत्व संपन्न शुरू से था, लोकतंत्र भी और गणराज्य भी, इनमें ही तो 2 शब्द आए थे। क्या क्या? एक धर्मनिरपेक्ष और एक समाजवाद। इस तरह 5 वर्ड्स थे आपके संविधान के मूल आधार। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, स्वर्ण जिसको बोलते हैं। इसका तात्पर्य है हमारा राज्य आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। हमारी मर्जी हम पाकिस्तान के साथ लड़ें, अच्छे रिश्ते बनाएं, व्यापार रखें ना रखें, चाइना के साथ हमारे कैसे रिश्ते हों, हमें अमेरिका या रशिया ना बताएं कि हमें क्या करना है, अपने देश के अंदर के मामलों में भी और बाहर के मामलों में। यह है प्रभुत्व संपन्न, सोवर्निटी बोलते हैं इसको। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। लोकतंत्र यानी आपका और मेरा तंत्र, हमारी मर्जी से चलने वाला तंत्र, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जो सत्ता है ना, ताकत, वो आपके और मेरे हाथ से दी गई है। इन जो सो कॉल्ड आपके लीडर्स बैठे हुए हैं, हमारी मर्जी से लीडर्स बनते हैं और 5 साल में अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बशर्ते जनता पढ़ी लिखी और समझदार हो। भारत एक पूर्ण गणराज्य है क्योंकि भारतीय संघ मतलब ये सारा का अध्यक्ष एक वंशानुगत सम्राट न होकर, अब देखो इसका मतलब बता रहे हैं, गणराज्य का मतलब यहाँ पैतृक पद नहीं है, वंशानुगत सम्राट नहीं है, जनता द्वारा निर्वाचित है। और इसका एक टाइम पीरियड है, 5 साल बाद आपका राष्ट्रपति हटेगा ही हटेगा। थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, कोई लिख रहा है, ये निशा लिख रही है। अच्छा, आप अपनी तरफ से बढ़ाइए, हमारे यहाँ से जितना हो सकता है, जो रोज चलती है साउंड उतनी ही है। आपके सिस्टम में हो सकता है फोन में कुछ गड़बड़ हो, उसको चेक कर लीजिए। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, ठीक है हमारी, ठीक है, अपने यहाँ ठीक चल रही है। कठोरता और लचीलापन, कठोरता होती है रिजिडिटी, जैसे आपके संविधान में ना कुछ चीजें हैं कठोर, आपके मेरे चाहने से बहुत आसानी से वो बदली नहीं जा सकती। और दूसरा शब्द क्या लिखा है, लचीलापन, जो हम टाइम के अनुसार बदल सकें। तो आपके संविधान की कुछ बेसिक बातें हैं जो कभी नहीं बदलेंगी या बहुत मुश्किल से बदलेंगी, और कुछ चीजें जरूरत आने पे बदल जाएंगी। तो इन दोनों का समन्वय है आपका संविधान। संविधानों को नम्य मतलब होता है नरम, जो इजीली फ्लेक्सिबल हो, और अनम्यता मतलब कठोर, रिजिड की दृष्टि से भारत में विभाजित किया गया। कठोर या रिजिड संविधान वो संविधान होता है जिसमें अमेंडमेंट या संशोधन विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर नहीं, यानी आसानी से नहीं बदल सकते, किया जा सकता। ऐसे संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया, तो आपका संविधान का कुछ पार्ट है जो विशेष प्रक्रिया से बदला जाएगा, कुछ पार्ट है जो बस कुछ लोग चाह जाएं कि हाँ ठीक है बदल दो, बदल देंगे, लेकिन आपका मेजर हिस्सा बहुत मुश्किल से बदला जाएगा। और उसको बदलने के लिए लोकसभा राज्यसभा का 2/3 बहुमत चाहिए, दोनों का, और आधे विधानसभाएं, आधे राज्य, मतलब टोटल जितनी विधानसभाएं आपके देश में 30 विधानसभाएं, उनमें से 15 कम से कम माने कि हाँ ये चेंज करना है तो चेंज होगा। तो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं संविधान को बदलने के, ठीक है। तो विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान, अमेरिकी मैंने क्या बताया उस टाइम पे, याद है 7 आर्टिकल लिखे थे सिर्फ, एक छोटी सी हैंडी किताब थी, आज तक बस 27 बार ही बदला, 200-250 साल पुराना संविधान है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान था जिसको हमने 104 बार बदल लिया है 70 सालों के इतिहास में। लचीला या नरम संविधान वो संविधान होता है जो इजिली बदला जाए, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे
जैसे ब्रिटेन का संविधान आसानी से बदला जा सके तो नम्य है, जैसे ब्रिटेन का बहुत आसानी से, लिखित है ही नहीं, जब चाहे रूल्स को बदलते रहते हैं। लेकिन कठोर है अमेरिका का, आज तक देखो ना 250 सालों में कितनी बार बदला, 27 बार ना, इसका मतलब वो कठोर है, उसको बदलना आसान नहीं है, तभी इतना कम बदला है। भारत का संविधान अनम्यता और नम्यता का मिश्रण है, तो हम ब्रिटेन जैसे भी हैं, आसानी से बदलने वाले पार्ट भी हैं, और अमेरिका जैसे स्ट्रिक्ट भी हैं कि बहुत मुश्किल है बदलना। तो मुश्किल है इसलिए 104 बार बदला है, अगर आसान होता तो हो सकता है भारत अब तक 1000 बार अपने संविधान को बदल चुका होता। 104 से आप अंदाजा लगाओ कि ये हम कह रहे हैं कि भारत का संविधान थोड़ा सा कठोर भी है, तो कठोर है तब आपने 104 बार बदल डाला। अगर नरम ही नरम होता संविधान तो पता नहीं फिर भारत में हो सकता है हर लाइन ही बदल दी होती हमने, तो कुछ हिस्सा इसका कठोर है। तो भारत का संविधान अनम्य और नम्यता का मिश्रण है, अर्थात भारतीय संविधान साधारण और विशेष दोनों प्रक्रियाओं से संशोधित किया जा सकता है। साधारण है तो नरम है और विशेष है तो कठोर है। ठीक है, अमेरिका का कहेंगे तो कठोर है, तभी वो 7 आर्टिकल आज तक चले जा रहे हैं और सिर्फ 27 बार बदले 250 साल में। और ब्रिटेन का संविधान जब चाहें तब बदल देते हैं, वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल है। आपका आधा फ्लेक्सिबल संविधान है, आधा आपका रिजिड है। रिजिड का एग्जाम्पल अमेरिका का संविधान है, फ्लेक्सिबल का एग्जाम्पल ब्रिटेन। आप दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि आपकी कुछ चीजें बड़ी आसानी से बदली जाती हैं, कुछ चीजों के लिए आपको लोकसभा राज्यसभा का 2/3 बहुमत प्लस राष्ट्रपति की भी हामी प्लस आधी विधानसभाओं की भी हामी, वो थोड़ा रिजिड है। ठीक है, तो रिजिड अमेरिका का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में बहुत काम का 369, 3 का पहाड़ा जैसा लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है, इसे कहते हैं संविधान संशोधन, इसके तहत किया जाता है। ये आर्टिकल है संविधान को बदलने से जुड़ा हुआ, तो पेपर में आ जाए संविधान संशोधन का कौन सा अनुच्छेद है भारत के संविधान में, आर्टिकल 368, 368। 368 अफ्रीका से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। पहला, संसद का विशेष बहुमत, विशेष मैंने क्या बताया, 2/3 मतलब बड़ी बात है। और दूसरा क्या है, संसद के विशेष बहुमत के साथ ही कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, मतलब आधे से ज्यादा चाहे एक हो, तो आप ये लगा लो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कहें संसद का नॉर्मल बहुमत तो आसान बात है, लेकिन वो कह रहे हैं संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा विधानसभाओं की भी सहमति, तो बहुत बड़ी बात होती है, इसको बोलते हैं रिजिड है, ये काफी मुश्किल है ये वाली चीज। छठा इसमें टॉपिक है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राज्य। इसके 2 मतलब बताए थे, एक क्रॉस और एक इक्वल टू। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और भारत में सब धर्म बराबर हैं, वही लिखा है देखो। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि भारत में किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म की स्थिति या किसी अन्य रूप में प्रमुखता की स्थिति प्राप्त नहीं है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत में सब धर्म बराबर है, और यही धर्म निरपेक्षता है। यहाँ कोई भी आदमी, कोई भी औरत अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल सकता है। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई किसी में भी जा सकता है, लेकिन लालच देख के किसी का धर्म बदलवाना, जबरदस्ती किसी का धर्म बदलवाना, ये कानूनन अपराध है और इसके लिए फिर सजा का भी प्रावधान है। अपनी मर्जी से कोई भी अपना धर्म बदले, पर पूरी कम्युनिटी ना बदले। ऐसा ना हो सारे मिलके पूरे के पूरे 4-4, 6-6 गांव जो है वो धर्म बदले, इसका मतलब वो दबाव में या लालच में कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, भारत का ये हो गया, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है और इक्वल टू, तो 2 बातें ना, एक क्रॉस, भारत का कोई धर्म नहीं, और इक्वल टू, सब धर्म बराबर। और धर्म के आधार पर उसके द्वारा अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। आपकी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं चाहूँ हिंदू धर्म अपनाऊं, मैं चाहूँ कोई और धर्म में कन्वर्ट करूँ, मेरी मर्जी है। आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हैं। जब आपके यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मुस्लिम लड़का जब शादी कर रहा है अगर किसी हिंदू लड़की से, तो आपने पढ़ा होगा ना कि उस हिंदू लड़की को पहले धर्म बदलना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग इसको लव जिहाद का नाम देते हैं। तो जितने लोगों ने, अगर किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की है, तो उनकी कंडीशन है मुस्लिम कंडीशन में कि उसको अपना धर्म बदलना पड़ेगा। ऐसी अपने अपने धर्म की बहुत सारी कंडीशंस हैं, और इसीलिए आपके देश में ये आज़ादी दी गई, क्योंकि आपके देश में बहुत सारे मल्टी रिलीजन, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं कि सब अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से अपने धर्म को बदल सकते हैं, अपने नाम को भी बदल सकते हैं। तो आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हैं। टीना डाबी का नाम आपने सुना होगा ना, जो टॉपर थी 2015 वाले यूपीएससी बैच की, उसने शादी की थी एक मुस्लिम लड़के से जो 2nd टॉपर था। अब उनका खैर दोनों का डिवोर्स हो गया, तो उस टाइम टीना डाबी ने अपना नाम जो है कागजों में मुस्लिम में चेंज कराना पड़ा था, क्योंकि शादी के लिए उनकी मुस्लिम कम्युनिटी की ये कंडीशन थी। अब दोनों का डिवोर्स वैसे हो गया, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि हर इंसान को आजादी है, वो अपनी मर्जी से अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है। धर्म सभी अच्छे होते हैं, इसीलिए चल रहे हैं। अगर कोई भी धर्म
धर्म खराब होता ना तो सदियां 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 बड़ा मुश्किल होता है ठहर पाना। ये हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, आप देखिए जैन जो थे महावीर स्वामी कब एक्सपायर हो गए थे? ईसा पूर्व में। ऐसे ही महात्मा बुद्ध कब एक्सपायर हो गए थे? ईसा पूर्व में। हिंदू धर्म के तो देवी देवता कभी किसी ने देखे ही नहीं है, यानी कितना पुराना है, कब चले गए होंगे वो, लेकिन आज तक चले आ रहे हैं। तो ऐसे मोहम्मद साहब जो थे वो 610 ईस्वी में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और 632 के आसपास वो एक्सपायर हो गए, यानी उनको गए हुए भी 1500 साल प्लस का टाइम बीत चुका। इतने हजार साल में अगर कोई चीज जमी हुई है ना तो एक चीज माननी पड़ेगी कि उसमें कुछ तो खास था, चाहे वो कोई भी धर्म था। बस ये अलग बात है कि लोगों ने उसको गलत तरीके से समझ लिया, कुछ बेवकूफों ने, और उन्होंने एक दूसरे के धर्म को बुरा भला कहना, मारकाट करना, दंगे करना, ये स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज हर धर्म की अपनी खूबसूरती है, हर धर्म के अपने कानून हैं, अपने कायदे हैं, और कोई भी धर्म बेसिक रूप पे ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म का नुकसान करो। ये लोगों ने अपने आप एज्यूम कर लिया कि हम ऐसे हैं तो हमारा धर्म ऐसा है, हम ऐसे हैं तो ऐसा। सब धर्मों में जो पुराने लोग थे ना, जो जिन्होंने ओरिजिनल चलाया है, उन्होंने देखो हमेशा यूनिटी की बात की, उन्होंने हमेशा एकता की बात की। उन्होंने कभी नहीं कहा जिनको लोग पूजते हैं ना भगवान की तरह या अल्लाह की तरह या अली की फॉर्म में या मोहम्मद साहब की फॉर्म में या महावीर स्वामी के रूप में या महात्मा बुद्ध के रूप में, आप पढ़ के देखो उन सबकी शिक्षाएं क्या कहती हैं। मैंने इन धर्मों को थोड़ा सा पढ़ा था, वैसे ही शौक किया, कोई डिग्री के लिए नहीं, लेकिन शौक किया, तो सबकी बातें ऑलमोस्ट सेम निकली, कोई ज्यादा अंतर ही नहीं है। सबने कहा चोरी मत करो, लोगों को मैसेज दिया। सबने कहा ज्यादा चीजों का संग्रह मत करो, हमेशा सच बोलो, पाप मत करो। ये बेसिक बात हर एक में है, चाहे वो इस्लाम धर्म ने कहा, चाहे वो हिंदू धर्म ने कहा, या वो अपना सिख कम्युनिटी ने कहा, या किसी भी धर्म में। तो जो समझ में आता है ना, पहले हम सोचते हैं लोग ये क्यों कहते हैं कि सब धर्म एक हैं, फिर जब डिटेल पढ़ी ना, हर एक की आइडियोलॉजी तो सेम ही है। सब धर्मों के बड़े लोगों ने एक ही बात कही थी, बस एक आदमी ने ये कह दिया भैया ये इस्लाम धर्म का है, ये हिंदू का, लेकिन आप ओरिजिन देखो, उनकी बातचीत का तरीका देखो, जो मैसेज उनके बड़े लोगों ने कन्वे किया सोसाइटी को, वो तो सेम ही था। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाएं, लेकिन दूसरे धर्म की भी इज्जत करनी चाहिए। भाई सब बराबर है, आपका खुद का धर्म बहुत अच्छा है, आप जिस धर्म में है। अब मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोग जो होंगे वो मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, जैन भी होंगे, हिंदू भी होंगे। सब धर्म बहुत अच्छे हैं, कोई एक धर्म ऐसा नहीं कि वो सर्वोपरि है। किसी धर्म की जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन कायदा ये कहता है कि अगर कोई चीज हजारों सालों से चलती आ रही है तो जरूर उसमें कोई ना कोई अच्छाई होगी, वरना वो समय के साथ खत्म हो गई होती या उस पर धूल जम गई होती। ऐसा कोई धर्म नहीं है ना, सब धर्म चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन चल रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छाई हर धर्म में है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? सभी धर्म समान हैं, धर्म के आधार पर उसके द्वारा अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी का अधिकार है, तो जिसका जो मन करे उसको अपनाओ। दूसरे धर्म को गालियां मत दो, सब धर्म अच्छे हैं। अपने मन से सोचो कि सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म एक ही बात कहते हैं। आपका जिसमें मन लगता हो वो अपना लो। आप हिंदू हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मुस्लिम हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप सिख हैं, बहुत अच्छी बात, सब अच्छे हैं। बस इंसान अच्छा होना चाहिए, धर्म तो कोई भी अपना ले, क्या फर्क पड़ता है। संसदात्मक, इसका मतलब संसद की, शासन की व्यवस्था। हमारे देश में संसद का अस्तित्व है और संसद को हमने उठा के सेम जैसे ब्रिटेन था ना ऐसे सीख लिया। उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन था, हमने लोगों की सभा बना दी लोकसभा, कॉमन मतलब आम आदमी। उनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, हमने राज्यसभा बना दी। उनकी महारानी ब्रिटेन थी, हमने राष्ट्रपति बना दिया। तो संसद का जो तरीका है ना काम करने का, कानून बनाने का पूरा प्रोसेस, ये सब ब्रिटेन से लिया। इंग्लैंड के समान भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, उनकी महारानी। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में है, जो कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो आजकल कम आते हैं, कम दिखते हैं, जबकि आज सबसे ज्यादा जरूरत है उनके गाइडेंस की पूरे देश को। अब तुम भी देख सकते हो, देखो पूरा देश पढ़ा लिखा समझदार है, जो मुझे सुन रहे हो अनपढ़ तो है नहीं। मोदी जी का पीएम के नाम से ना, जैसे पीएम इंडिया के नाम से आप देखो, चैनल सर्च करो यूट्यूब पे, पीएमओ करके भर दो तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप देखना लगभग के कमेंट्स जो हैं वो टर्न ऑफ कर रखे हैं। आप कमेंट करेंगे तो बस आपको अपना ही कमेंट दिखेगा, दूसरों के कमेंट्स नहीं दिखेंगे। जैसे ये बेहद शर्म की बात है कि जो देश में सबसे बड़ा आदमी है भाई, जिसको देश ने चुन के प्रधानमंत्री बहुमत से बनाया, जैसे कोई कहेगा कि वो भी इंसान है, उसकी मर्जी चलती अगर उसको लोगों ने वोट ना दिए होते। वो भी इंसान है, उनको निजता का अधिकार है, जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं, आप और मैं भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको लोगों ने
एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और अपना अधिकार यूज किया, वोटिंग राइट, और उनको जिताया, फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब आप अपने घर बैठे मोबाइल में क्लास देख रहे हैं, आपकी देश के प्रति कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, आपकी बस इतनी जिम्मेदारी है अपने आप को बचाओ कोरोना से, अपने परिवार को बचाओ, बस। पड़ोस में लोगों के घर खाना बना कि नहीं बना, रेलवे कितने करोड़ में बिकी, या रेलवे स्टेशन पे टिकट बढ़े कि घटे, इससे आपको डिसीजन लेने से मतलब आपका कोई रोल नहीं है। प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, लेकिन कोई आपके घर आके नहीं कहेगा कि तूने क्यों नहीं रेल को बेचने से रोका, या तूने क्यों नहीं देश सुधारा। भैया आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप एक इंसान हैं, आप एक नागरिक हैं, ठीक है, जो आपके हक बनते हैं, आपके अधिकार बनते हैं, वो आपको पता हो, जो आपको करना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी से हम सबका पूछने का इसलिए हक है क्योंकि उनको पावर दी गई है, और पावर अकेली नहीं आती, पावर जब आती है ना तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज सच में बहुत बड़ी जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों को फील करना चाहिए कि जब कभी दिक्कत आती ना, आपदा, तो राजा को भागना नहीं होता था, राजा को अपनी प्रजा की सेवा करनी होती थी, रक्षा करनी होती थी। वो राजा जो बहुत गुस्से वाला था, जिससे लोग डरते थे, कांपते थे, अच्छे टाइम में, उस टाइम पे वो टैक्स लिया करता था और बहुत बल का यूज करके भी लोगों से टैक्स की उगाही करता था। लेकिन जैसे ही कोई दिक्कत आती थी, आप इतिहास उठा के पढ़ो, वो राजा अपना राजकोष खाली कर देता था। जनता का पेट भरने के लिए राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पुराने राजाओं को उठा के पढ़ लो, 12-12 साल के अकाल भी भारत में पड़े हैं, तो उन्होंने अपने राजकोष से लोगों का पेट भरा था, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी थी। राजा की संतान होती है, राजा की प्रजा जो होती है ना, उसकी संतान होती है। ये याद है अशोक ने भी लिखवाया था कि प्रजा मेरी संतान है, कितनी बड़ी बात है। ऐसी थोड़ी महान राजा बन गए हैं, तो सिर्फ एक कुर्सी पे बैठने से बात नहीं बनती। इस टाइम सच में देश को जरूरत है हर सीएम, हर पीएम सामने आए और अपने पार्ट पे लोगों के लिए कुछ करे। कितना बुरा हाल है, आप ये देखो, एनजीओज भी कितना करेंगी। पिछले साल कितना दान मिला था, क्या कुछ किया था, पीएमओ फंड में कितना, पीएम के फंड में, रिलीफ फंड में कितना पैसा गया था। जैसे जब ये पैसा जा रहा था, अरबों रुपए इकट्ठे हुए, कितना कितना दान गया। हमने भी आईसीएस से 11 लाख रुपए दिए थे सीएम रिलीफ फंड में, लेकिन उसके अलावा भी जैसे डीसी और इन सब के फंड बहुत सारे पैसे दिए थे। अब भी परिमल सर ने एक जो बेड वाला अस्पताल बना रहे हैं, 50 बेड, उसमें ऑक्सीजन वाले बेड बनेंगे, उसमें पैसा दान दिया है। देखो अब, लेकिन इस साल हमें क्या फील हो रहा है कि वो जो हमने पैसे दिए थे ना, वो पैसे तो पता नहीं कहाँ गए, किस तक गए। लेकिन उस पिछले साल लग रहा था कि कोई नहीं, पैसे दे दो, क्या पता सरकारें कुछ अच्छा कर दें। अब फील होता है कि सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। इससे बढ़िया तो उस टाइम पे पिछले साल ही ये दिमाग में नहीं आया ना, पिछले साल किसी भी एनजीओ के, कि इस तरह के बेड्स और अस्पताल जनता पैसा दे देती। इतना लोगों ने दान किया है, अगर इस तरह के बेड्स और इन सब की जरूरत पड़ती ना, तो जनता, एक एक बेड तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है किसी भी नॉर्मल कमाने खाने वाले के लिए, आम आदमी से नहीं कह रहे बात। लेकिन जैसे हमें ही लगता है कि वो 11 लाख रुपए वहां दिए, उससे बढ़िया 11 लाख के बेड बनवा देते तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। वो 11 लाख सीएम फंड में क्या हुआ हमें थोड़ी पता है ना, हमें कोई बताने वाला। ये तो बहुत छोटी रकम है, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए आए थे पीएम केयर फंड में, वो पैसा कहाँ गया, क्या उससे बेड्स बने नहीं बने, किसी को नहीं पता। अब जैसे अब भागदौड़ देख रहे हैं, कितनी भागदौड़ हो रही है। ये वैक्सीन के बाद भी, जैसे अभी अगला साल किसी ने नहीं देखा, पिछले साल सच में ऐसा लगा था कि ये तो बस बीमारी 1 साल में चली जाएगी। अब जब ये खुला था ना, तो हम सबको लग रहा था कि अब दोबारा ऐसी आएगी नहीं वेव, इतनी भयानक वेव कि लोग ऐसे दिन दहाड़े 35 साल के, 28 साल के, 30 साल के, 32 साल के, 37 साल के लोग जा रहे हैं। तो अब लग रहा है कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। वैक्सीन लगवा लें अपनी सेफ्टी के लिए, पर एक डर, क्या पता अगली लहर किस पे भारी हो। जैसे पिछली लहर एज्ड लोगों पे भारी थी, इस बार की लहर जवानों पे भारी थी, अगली लहर किसने देखी, भगवान ना करे, लेकिन सोचो बच्चों पे भारी आ गई तब। हम तो 18 से ऊपर वालों को लगा रहे हैं ना इंजेक्शन, तो अगली लहर में अगर उन, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम अभी भी तैयार नहीं है। तो इसलिए भारत में ये दिखता है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ की सरकारों को आम जनता मरे कुछ भी हो, उनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि वो तो, उनको कुछ हो गया तो तुरंत वेंटिलेटर्स भी हैं, बेड्स भी हैं, सब कुछ है। कहाँ बड़े बड़े लोग मर रहे हैं? मरने वाले लोग आपके, हमारे नॉर्मल या बहुत निचले स्तर के तो लोग हैं। ऐसे कहाँ तुमने देखा कि भाई पीएम की क्या उम्र नहीं है, या गृह मंत्री की आपकी उम्र नहीं है, वो देखो कैसे घूमते हैं, क्योंकि उनको डर ही नहीं है, उनके मन में वो डर नहीं है। जिनके सामने उनके पिताजी की जान निकल गई, माँ मर गई, सांस नहीं ले पा रही थी, कहीं लोगों ने अस्पतालों के चक्कर लगाए, अस्पतालों ने एडमिट नहीं किया, देखो उनके साथ क्या हुआ। तब ऐसे में लगता है कि देखो पीएम को इस टाइम पे जब सामने आके कुछ भी ना हो तो दिलासा ही दे दे, कम से कम कुछ इस तरह की बातें ही कर दे कि हम फ्री हो पाए, कि चलो कुछ नहीं, कम से कम देश में ये चीज तो है। तो वो जो इतना करोड़ों का हमने टैक्स भरा, वो कहाँ गया? अब सच में लगता है वेस्ट गया सब कुछ। हमने सिर्फ अपने बिहाफ पे, आईसीएस ने, आप लोगों ने जो ये नया बैच जो चला है ना, इसमें जितनी फीस आई है ये सब ऑनलाइन पेमेंट है, और इसका आप लगा लो सबकी फी का एक एक हिस्सा देश के टैक्स में गया है। अब मई में बात बता रही हूँ मैं, जिनके अब एडमिशन हुए ना मई में, और
अप्रैल के एंड में, एक एक पाई का गिना हुआ हिस्सा, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हम इसको अपने पास रख सकते हैं, ये तो सीधे कटेंगी सारी, जितना प्रतिशतता कटनी थी ना, मेरे ख्याल 400 कुछ रुपए कटते हैं हर एक स्टूडेंट के, आपके घर से भी, वो सब इसमें गया है सरकार के पास जीएसटी के नाम पे, तो वो सीजीएसटी में गया, एसजीएसटी में, भगवान जाने कि उसका सरकार करेगी क्या। और ऐसा सिर्फ आपने नहीं किया, इस देश के कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, वैसे ऑफलाइन भी चल रही थी, तो कितना टैक्स सरकार के पास गया, पर मिला क्या। तो ये देखो, ये बताते हैं कि कितनी बड़ी ताकत इनके हाथ में, क्या कर सकते हैं, और उससे बड़ी ताकत आपके हाथ में है, बस समझ में आ जाए। तो वास्तविक जो शक्ति है वो आपके पीएम और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ये। अब आपका प्रधानमंत्री उत्तरदायी है, लोकसभा में आके जवाब दे, पर क्वेश्चन कौन पूछे, ये दिक्कत है ना, क्वेश्चन पूछने की यहाँ पे किसी की औकात ही नहीं है कि कोई पूछ ले कि भैया जब देश में ऐसा हाहाकार मचा हुआ था, वो सुना होगा ना कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, कहावत है ये। रोम का जो शासक था ना नीरो, रोम जल रहा था तो नीरो को लगा कि भैया जिसके साथ जो होना है होना है, मुझे क्या टेंशन है, वो अपनी बांसुरी बजा रहा है आराम से। मतलब कितनी बेशर्मी है, हद दर्जे की बेशर्मी कि जब जब देश जल रहा था उसका, तो उसको बांसुरी बजाने की सूझी हुई थी। अब हमारे जो पीएम थे पीछे, याद है इनकी वीडियोस आई थी मोरों को वो दाना खिलाते हुए, पता नहीं कितना मजाक बना था, पढ़े लिखे लोगों ने सबका उसका मजाक उड़ाया था कि अच्छा इतनी बार में शूट किया, कपड़े बदल बदल के, मतलब इतना फ्री टाइम है देश के लिए, आगे आने वाले टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना, नौजवानों की नौकरियों का, एज्ड लोगों का, मेडिसिन फैसिलिटी का क्या करना है, कोई चिंता नहीं है, इन सब की चिंता है। मैं कभी भी ऐसे किसी पीएम या किसके बारे में बोलती नहीं थी, लेकिन सच में इस बार तो बहुत दुख होता है जब ये पढ़ते हैं ना, इतने इतने यंग लोग मर रहे हैं, तब फील होता है कि कितना गलत है। अरे आके सामने कम से कम मुंह तो दिखाओ, जनता को फेस तो करो, लाइव आके बोलो तो सही, और कमेंट्स ऑफ मत करो। ये देख तो लेना चाहिए ना कि कितना गुस्सा लोगों के मन में है उनके प्रति, और इलेक्शन के टाइम तक फिर ऐसी घटनाएं होंगी, लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ। जैसे इन 7 सालों में देश की क्या हालत हो गई, आप खुद एनालाइज करके देखो। जिन लोगों के घरों से नुकसान हुआ है, पिछली बार जब नोटबंदी हुई तब कितने लोग मरे थे, तब किसी का क्या बिगड़ा था, जिसके घर से आदमी मरे थे उनको पता है कि क्या हुआ था, कितनी बुरी हालत हुई थी, कितने सारे ऐसे स्टेप्स हैं। मैं पहले इनके बारे में बोलती नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, जिनके पिताजी चले गए, जिनकी माँ चली गई, जिन्होंने बहुत करीब से इन चीजों को देखा, उनके लिए सच में क्वेश्चन करने का हक हर एक का बनना चाहिए कि क्या कर रही हैं सरकारें। कितना ज्यादा हद दर्जे की बेशर्मी है कि टैक्स लेते टाइम तो करोड़ों रुपए खा जाते हो, अरबों रुपए खा गए पूरे देश के, और बदले में उन लोगों को जिनके तुमने हर चीज पे टैक्स लिया था, जिनके बाप हॉस्पिटल्स के बाहर मर गए, जिनकी माँ मर गई हॉस्पिटल के बाहर, उन्होंने पता नहीं कितना टैक्स अननोइंगली भरा था, क्योंकि वो सब सामान खरीदते थे। हर सामान पे जीएसटी पे करता है हर आम आदमी, तो ये उसका हक है कि उसको टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी मिले, जो कि नहीं मिली आपके देश में, बहुत गलत है। चलिए, तो अब इनका सामूहिक रूप से कहाँ उत्तरदायित्व है, भगवान ही जाने कहाँ उत्तरदायी हैं ये लोग। लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को हटा सकती है पद से, और मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं, तो जितनी मंत्रिपरिषद है आपकी सब संसद है, आप ही ने चुनी है ये। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद ग्रहण करने के समय संसद सदस्य नहीं है, जैसे देखो ममता बनर्जी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ममता बनर्जी सांसद तो नहीं, उनको उनके राज्य से समझते हैं, एमएलए नहीं है, जीती नहीं ना, नंदीग्राम से हार गई, लेकिन उसी पॉइंट को यहां से समझो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद ग्रहण करते समय संसद का सदस्य नहीं है, तो उसके लिए 6 महीने की अवधि में संसद का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। अब इसको हम राज्य पे ले चलते हैं, क्योंकि ममता जी का एग्जाम्पल करंट में समझ में आएगा। ममता बनर्जी 1 सीट से चुनाव लड़ी नंदीग्राम से, लोगों ने कहा 2 सीट से उठ जाओ, बोली नहीं ये बेइज्जती होगी। वैसे ही उन्होंने फील किया, आप मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी भी 2 सीट से खड़े हुए थे, क्योंकि एक पे हारने का डर हो सकता है ना, तो मोदी जी जो है वो 2 सीट पे खड़े हुए, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा नहीं, मेरा गढ़ है और मैं जीत जाऊंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन हार गई। वो हारी पर उनकी पार्टी जीती, सीएम की शपथ भी ले ली, गवर्नर से आनाकानी भी हो गई, सब काम हो गया, लेकिन सीएम तो बन गई। अब सीएम है लेकिन एमएलए नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा, आप विद इन फ्यू डेज, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हीं का कोई खास एमएलए मंत्री पद, ये मतलब पद से इस्तीफा देखा, आप देखना फिर वहां उपचुनाव हो जाएंगे और फिर वहां से ये जीत के आ जाएंगे। जैसे लोग तो इनके फेवर में है ना, तभी तो इतनी सारी सीटें आई हैं। एक एरिया में हो सकता है इनकी जड़ उतनी मजबूत ना रही हो, लेकिन बाकी सब में ये इनका स्टैंड बहुत बढ़िया था, और कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने इनको मन से पसंद किया है। हो सकता है उनके लिए काम किया, बंगाल वाले जाने उनके लिए क्या किया है, हम यहाँ बैठ के कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि गलत कर रही थी या सही कर रही थी। हर राज्य को पता होता है मेरा सीएम मेरे लिए क्या कर रहा है। अब दिल्ली के लोगों को पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है,
है। हम हरियाणा वाले उसको 4 गाली दे दें, हमें पता ही क्या है। अब दिल्ली के लोगों को पता है कि क्या उनके स्कूलों का स्तर बदला है, क्या वहाँ मेडिकल फैसिलिटी पे काम किया गया है या नहीं किया गया। और वो अभी तुम्हें याद होगा ना, अरविंद केजरीवाल ने देखो प्रोटोकॉल तोड़ा था और पीएम के साथ जो उनकी वो बैठक थी लाइव कर दी थी, तो पीएम बीच में ही पकड़ गए थे और बोले आप प्रोटोकॉल के अधीन, ये नहीं आता है, आप लाइव कैसे कर सकते हैं। तो ये जो दिल्ली के सीएम हैं, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ भी करते हो इंसान के तौर पे ये कैसे ही हो मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली नहीं कह सकती अच्छे या खराब हैं, लेकिन इनकी कुछ चीजें सच में काबिले तारीफ हैं। जैसे दिल्ली में मेरी सिस्टर्स दिल्ली के स्कूलों में ही टीचर हैं, वो ये मानती है, मेरी बड़ी सिस्टर को तो नौकरी करते करते ही 2000 उसकी ज्वाइनिंग थी, शायद 3 की थी, 3 या 2 की ज्वाइनिंग थी, तो आप लगा लो उसको 20 साल होने वाले हैं। 20 सालों में वो खुद कहती है, जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं घर जाते हैं, भाई क्या रहा, क्या चेंजेस आए, तो कहती है नहीं स्कूलों में सच में सुधार है। और उसके स्कूल से कई लड़कियां हैं जो इसमें जेईई और ये जो है ना इंजीनियरिंग का और एमबीबीएस वाले जो कोर्सेज हैं, इनमें उनका सिलेक्शन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों का, वो गर्ल्स स्कूल में है। बड़े वाली सिस्टर जो है, जो छोटी सिस्टर है वो कोएड में है, तो वो भी कहती थी हमारे स्कूल के कई बच्चे जो है बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे निकल गए, कहीं कहीं पे सेलेक्ट हो गए। यानी गवर्नमेंट स्कूल काम तो कर रहे हैं। जब हम लोग थे स्कूल एज में तो गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल खराब, बिल्कुल ये लगा लो नालायक, निकम्मे, निठल्ले, जो बिगड़ैल बच्चे थे ना, उनकी जगह थी बस गवर्नमेंट स्कूल। इसका मतलब काम तो हुआ है। बाहर बैठे आदमी को नहीं पता, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जी रहा है ना उसको पता है। तो वो मानते हैं कि नहीं फर्क पड़ा है। और बिजली के बिलों में बहुत कटौती हुई। मेरे खुद के पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं। मेरे पापा तो खैर बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनको बहुत बार हम उनको समझाते भी हैं कि पापा ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर भी वही है फाइनली कि वो कभी पुराने टाइम से उनको मानते हैं। लेकिन हाँ, वो ये भी मानते हैं साथ साथ कि बीजेपी के अलावा आपने काम जरूर किया है। तो आप पार्टी ने, देखो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी बेसिकली कैसी है, भैया हमारे लिए अच्छी है, बिजली सस्ती कर दे, पानी सस्ता कर दे, स्कूलों में एजुकेशन पे काम करते, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी कर दे, बस ये काम कर दे तो जनता के लिए तो हो गया सब कुछ। वो आगे पैसा खा रही है नहीं खा रही है, आप ये देखो इस देश में कौन पैसा नहीं खाता, कौन ऐसा जो कहते हैं मैं भ्रष्टाचार मुक्त हूँ। कितने ही दावे करते हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे दिल्ली से कोई भी सरकार हो, हर जगह भ्रष्टाचार अंदर तक व्याप्त है। और एक एक कागज के लिए सच में हजारों और चक्कर कटवा देते हैं और पागल कर देते हैं आदमी को, जब तक पैसा ना खा लें। वो तब भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ काम तो कर दो। वो तुम कर रहे थे, करते रहोगे, हमें पता है, लेकिन काम मत रोको ना लोगों के, काम करते रहो। तो जहां काम होता है वो सरकार मान लो ठीक ठाक, एकदम बदलाव नहीं आएगा, लेकिन कम से कम काम कर दे लोग। हम यही बीजेपी से चाहते हैं, काम करते रहो। अब बीजेपी की हालत ये है, हरियाणा में जैसे बीजेपी सरकार है तो पिछले 2 सालों में एक पेपर हुआ है, 2019 में पेपर हुआ था इलेक्शन से ठीक पहले, जिसमें कि इनकी टाइम फिस हो गई थी, गिरते पड़ते सरकार बन गई थी जेजेपी के साथ। उसके बाद एक पेपर हुआ है 19 से लेके अब 21 पूरा चला जाएगा। एक पेपर हुआ वो भी कैंसिल हो गया, जो पटवारी वाला पेपर हुआ था ना, ये ग्राम सचिव का, पटवारी नहीं ग्राम सचिव का, ये पेपर हुआ था बड़े स्तर पे, ये भी कैंसिल कर दिया क्योंकि इतना लीक था। तो आप ये देखो 2-2.5 साल, तो लोग जो हम पहले कहते भाई 1 साल में नौकरी मिलेगी, अब मिलेगी कहाँ से, पेपर होंगे ही नहीं। पेपर ले देते 4 साल लगा देते हैं, 3 साल करते रहे बच्चे तैयारी। तो जो ये इस तरह की चीजें हैं ना, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। लोकतंत्र के असली मायने यही है कि जवाब दो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन, आपके देश में ना संघ है, केंद्र भी है, राज्य भी है, लेकिन कभी कभी आपके देश में जब प्रॉब्लम आती है तो सब चीजों को एकात्मक किया जा सकता है, यानी केंद्र की चलेगी। पिछला लॉकडाउन याद है, पिछले लॉकडाउन में पीएम मोदी का डिसीजन था कि देश में लॉकडाउन लगेगा। कितनी थू थू हुई ना, लोग मर गए, पैदल गए, हजारों किलोमीटर चली दुनिया, और कितनी खबरें आती थी देखो कि लोग चलते चलते मर गए। प्रेग्नेंट औरतें थी, रास्ते में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, बच्चों का जन्म हो गया चलती सड़क पे। मतलब आप सोच के देखो कि इंसान तो वो भी हैं, गरीब हैं तो क्या हुआ, जैसे आप हैं ऐसे ही वो लोग हैं। कितने लोगों को देखा था, बच्चों को कंधों में बैठा बैठा के हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं लोग। यहाँ से दिल्ली से चल पड़े, हरियाणा से चल पड़े, और जाना कहाँ है, किसी को कर्नाटक, किसी को बिहार। मतलब बस में जाते हुए भी आदमी जो है थक जाता है, उनको पैदल चलना था। पिछली बार सारे डिसीजंस लिए थे पीएम ने, इस बार पीएम ने क्या चालाकी की, पीएम ने कह दिया राज्य देखें। राज्य ने क्या चालाकी की, सीएम ने, उन्होंने कह दिया हर जिला अपने अपने हेड देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप ये देखो धीरे धीरे करके सारा जो वो था ना, पहले पिछले साल तो एकात्मक बन गए थे, भाई हम डिसीजन लेंगे वो होगा। इस बार क्या किया, अपने अपने डिसीजंस खुद लो, मैं ही क्यों बुराई लूं। तो आपके देश के पीएम ने इस बार कह दिया अपना काम खुद करो।
क्या कहते हैं ये एकात्मकता, क्या यानी हमारा संघात्मक शासन है, दोनों पावर्स हैं लेकिन जरूरत पड़ने पे एकात्मक हो सकती है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और उसमें संघात्मक शासन, संघ मतलब फेडरल, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी हो और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, के सभी प्रमुख लक्षण मौजूद हैं आपके यहाँ। संविधान का पहला अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, ये राज्यों का एक संघ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द, राज्यों का एक संघ है आपका। भारत कोई देश नहीं है। हम बचपन में पढ़ते थे भारत एक देश है, फिर जब बड़े हुए चीजों को समझने लगे तब पता चला भारत कोई देश नहीं है, भारत तो एक राज्य है। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब राज्य हैं। तो इंडिया इज अ स्टेट, इंडिया इज माई कंट्री, वो तो हम वैसे ही प्लेज बोलते थे। बाकी भारत कोई एक देश, भारत नाम की जगह जो है ना, ये किससे बनी है? आपके अलग अलग राज्य इकट्ठे हो गए और इन सबको मिला के हम कहते हैं भारत है। अगर सब राज्य एक एक देश बन जाए, तो हिमाचल प्रदेश देश हो, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, सब, तो भारत नाम की जगह तो कहीं है ही नहीं, कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एक गज जमीन भी नहीं है भारत के नाम पर। ये सब राज्य है, इन सब के इकट्ठा होने से आपका अस्तित्व है, आपके देश का अस्तित्व है। तो हम कहते हैं भारत राज्यों का एक संघ है। भारत कुछ नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। भारत एक जगह आप खड़े होकर नहीं कह सकते कि ये भारत है, क्योंकि वो जगह किसी राज्य में पड़ेगी और राज्य कह देगा ये तो मेरा है। तो इसलिए भारत कोई देश नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। जैसे एक परिवार होता है ना, परिवार के सदस्य अगर अलग अलग हो गए तो परिवार कहाँ है? परिवार तब परिवार है जब वो सब सदस्य एक है। ऐसे ही भारत है, भारत तब भारत है जब पूरे देश के अलग अलग राज्य इकट्ठे हैं, यूटी और राज्य। जिस दिन ये सब देश बन जाएंगे एक एक, तो भारत नाम की जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए लिखा गया भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारे सारे स्टेट्स एक साथ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। संविधान द्वारा शासन शक्ति का केंद्र और इकाइयों में विभाजित किया गया है। आपका जो शासन है ना, उसको दो हिस्सों में बांट दिया है, एक केंद्र शासन और एक राज्य। अब आपके राज्य डिसीजंस ले रहे हैं, आप रोज पढ़ते हैं ना कि हमारे फला मंत्री ने कह दिया कि एक हफ्ते और चलेगा, या फलाना राज्य के सीएम ने कह दिया कि 10 दिन और चलेगा लॉकडाउन। अब ये सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, अब कोर्ट्स का आएगा, कोर्ट्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये सब कोर्ट्स के शुरू हो जाएंगे। तो कोर्ट से हम कल से पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ से उच्चतम न्यायालय से, क्योंकि फिर संविधान के बारे में एक अलग से टॉपिक है ये। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ सब लोगों को समझ में आया होगा। बता दो अब कितने हैं मैम, क्या बताना है भारती जी, क्या बताना? स्टेट और यूटी पूछ रही हैं आप। 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आपके देश में 1.5-2 साल पहले 29 राज्य थे, 7 यूटी थे। फिर आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य होने का दर्जा खत्म कर दिया और उसके 2 यूटी बना दिए, यानी 29 से एक राज्य घट के 28 हो गया और यूटी 7 से बढ़ के 9 हो गए। लेकिन फिर 2 महीने बाद ही पिछले साल जनवरी में आपके 2 यूटी, दादर नागर हवेली और दमन दीव, दोनों डी से स्टार्ट होते हैं, दादर नागर हवेली दमन दीव को इकट्ठा करके एक कर दिया। तो 9 यूटी से बन गए 8। पहले 7 थे, 7 से कश्मीर और लेह लद्दाख वाले 2 तो 9 हुए, फिर 9 में से 2 इकट्ठे कर दिए, दादर नागर हवेली और दमन दीव इकट्ठे होकर 9 से कितने बन गए? 8। 28 राज्य, पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा 28, आज भी 28। तो 28 और 8 टिक करना है, प्रेजेंट का आंकड़ा 28 और 8 दोनों में 8 दिखेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल सुप्रीम कोर्ट और संविधान के रिलेशन क्या हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में किसी को नहीं रहना, बहुत ऐसा पढ़ाई का पहाड़ तुम्हारे ऊपर नहीं टूट रहा। कल एक बच्ची का मैसेज था, उसने मैसेज किया कि मैम मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे रोज बुखार आ रहा है और मेरी तबीयत रोज रोज डाउन हो रही है, मुझे लग रहा है मेरी पढ़ाई छूट रही है। अगर आप बीमार हैं तो आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई अभी 1 महीने 2 महीने 4 महीने पेपर होना भी अभी पॉसिबल नहीं है। अभी किसी भी कंडीशन में पेपर नहीं होंगे 3-4 महीने तक। कंडीशंस पहले नॉर्मल आएंगी, चीजें नॉर्मल इसमें खुलेंगी, तब जाके आपके पेपरों का नंबर आएगा। तो अगर आप में से कोई भी मुझे सुन रहा है जो बीमार है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसको ऐसा लग रहा है कि दिमाग पे बहुत जोर पड़ रहा है, वो पढ़ाई से 2-4 दिन की छुट्टी ले लो। तुम हो तो पढ़ाई है, अगर तुम नहीं हो तो पढ़ाई कौन करेगा? तो पहली चीज है अपने आप को फिट रखना। परिमल सर और सुनील सर को मैंने स्पेशल कहा था कि जो टीचर हमारा वैक्सीन लगवाते जाएंगे उनको 1-1 हफ्ते का रेस्ट हम देंगे जरूर। आपको पता नहीं चलता, सबसे जरूरी है कि आप स्वस्थ हो, पढ़ाते टाइम भी और पढ़ते टाइम भी। अगर मान लो मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे? मेरे दिमाग में विचार ही नहीं आएंगे, मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर सकती हूँ। यही पढ़ने वाले के साथ है, आप अच्छा तब पढ़ते हैं जब आप फिजिकली फिट होते हैं। तो अगर आप में से, क्योंकि हजारों बच्चे जुड़े हैं, कोई भी बीमार है, जिसको
जिसको लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो एक चीज तो उसको पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है। सब लोग ठीक हो रहे हैं, 90% लोगों को पता भी नहीं चल रहा। तो पहले तो भगवान से हाथ जोड़ के दुआ कीजिए कि आप उन 90% में हो जो ठीक हो जाते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता। अगर आपको थोड़े से भी लक्षण लग रहे हैं कि आपको बुखार हो रहा है, आप परेशान है, टेस्ट कराने के भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव बता भी देंगे तो भी आपको ना तो हॉस्पिटल मिलना ना बेड मिलना, और भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, अपने घर पे रहो। ये फील कर लेना चाहिए कि यार शरीर बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। जब आपको लगे कि गड़बड़ है, उस कंडीशन में आप थोड़ा सा भाप ले लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, खुश रहो। जब खुश रहते हैं ना तो हार्मोन्स पॉजिटिव एनर्जी अपने आप रिलीज करते हैं, और उससे आप फिर जल्दी हील होंगे, जल्दी ठीक होंगे। बीमारी किसी को भी लग सकती है, ऐसा नहीं है कि बीमारी भैया इसको लगेगी इसको नहीं, कोई भी बीमार हो सकता है। आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं, बीमार हो सकते हैं, लेकिन बीमार होने के बाद डरना नहीं है। एक थोड़ा सा एहतियात बरतो, जैसे बहुत ज्यादा ठंडा मत खाओ। जो बीमार है ना, तो कल उस बच्ची का था कि मैम मुझे लग रहा है मैं पीछे रह जाऊंगी। अरे पीछे क्या फर्क पड़ता है, अभी 4 महीने पड़े हैं, तुम 10 दिन 15 दिन अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बिजली नहीं गिरने वाली है। पहले जरूरत है कि तुम ठीक रहो। पेरेंट्स की तरफ देखो, उनके लिए कितनी बड़ी, जैसे भविष्य का सब कुछ तो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पेरेंट्स का क्या रह जाएगा, या तुम्हारे घर में जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होंगे 10 साल बाद, उनका क्या रह जाएगा। तो पहली शर्त है कि तुम फिट रहो, फिजिकली फिट रहो। पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, और पढ़ाई का कुछ नहीं है, ये फिर पढ़ेंगे हम। तुमने देखा हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, हम बातें ज्यादा करते हैं, कम से कम मैं तो। मुझे ऐसा लगता है इस टाइम तुम लोग पॉजिटिव रहो, खुश रहो, पढ़ाई से जुड़े रहो। बस बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना कि दिन रात एक कर देना है, पढ़ते रहना है। अगर 5-7 दिन हम पढ़ाई का ब्रेक ले भी लेंगे, अगर आप बीमार हो गए तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं कि धरती पलट जाएगी या वो टेक्टोनिक सिद्धांत जो है भूकंप आ जाए, कुछ नहीं होना। आराम करो, अगर बीमार हो तो बिल्कुल आराम करो, खुश रहो, भगवान के भजन सुनो, मैं आपके साथ बातचीत करूं, ठीक है। और विश्वास रखो, परमात्मा सबको देखता है। जिसने बुरे कर्म नहीं किए, जिसने कभी कोई गलत नहीं किया, जिसने दूसरे के लिए बुरा नहीं चाहा, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, परमात्मा उसके साथ हमेशा खड़ा होगा। तो इस चीज को मान के चलो, अपने मन में विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, आंख बंद करके भगवान पे विश्वास रखो कि ठीक है वो सांसें जरूर देगा। और अभी तुमने देखा ही क्या, तुम तो बहुत जवान हो सारे बच्चे, तो परमात्मा ने अभी तुम्हारा जीवन बहुत लंबा लिखा हुआ है। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, पैनिक मत मचाओ। पेरेंट्स भी अगर बीमार हैं तो उनको डराना नहीं है, ठीक है। उनके साथ रहो, हमेशा खुश रहो, और भगवान से कहो बहुत ब्लेस्ड हो। अगर घर में सब लोग ठीक ठाक है ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा लकी लोग हैं जिनके घर परिवार में सब लोग ठीक हैं। थैंक यू बोला करो सुबह उठ के भगवान का कि तुम्हारे परिवार में सब लोग ठीक बैठे हैं, तुम ठीक बैठे हो, ठीक है। थैंक यू। चलिए, हाँ, फीवर जिसको भी है अपना ध्यान रखो, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के साथ सिर्फ एक कांटेक्ट बना रहेगा ना, वो बस एक तार चलता रहे पढ़ाई का, वो ऐसा ना हो कि वो तार छूट जाए, फिर दिक्कत आएगी। ये क्लासेस इसीलिए हैं, नहीं तो जब हम लोग लाइव पढ़ाएंगे 5-5, 6-6 घंटे में, तो कोर्स तो तब भी पूरा करा देंगे। कोर्स पूरा कराने का टारगेट है ही नहीं। टारगेट बस इतना है कि तुम थोड़ा थोड़ा जुड़े रहो पढ़ाई के साथ, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना, अब ये 3-4-5 घंटे तुम्हारे कैसे भाग जाते हैं तुम्हें नहीं पता। अगर तुम नहीं जुड़ोगे ना, तो तुम क्या करोगे, कितने मर गए, आज कोरोना की रिपोर्ट कैसी आई, किस देश में कितने बढ़ गए, आज 4 लाख केस हो गए, फलाना गांव में इतने मर गए। छोड़ो, जो हो रहा है ठीक है, ये भगवान की रचना है, वो जैसा करेंगे ठीक करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रहो। थैंक यू।